हमको भी सिखा दो कि कैसे होता है। हम पता नहीं चलता कैसे होता है, बाद में हमको बता देना, है ना। आज का टॉपिक है हम लोगों का मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग को समझना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को समझना है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ध्यान से, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर छोटा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम डीबी से इंडिकेट करेंगे, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको बी से इंडिकेट करेंगे। पहला बात हो गया। दूसरा बात, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहने का मतलब है कि वो स्मॉल एलिमेंट जो करंट कैरी करता हो। किसी भी कंडक्टर में मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये कंडक्टर का कुछ मान लो कि ये कंडक्टर है ए और बी। इसमें से जो स्मॉल पार्ट हम कंसीडर करेंगे ना, ये स्मॉल पार्ट जो हम कंसीडर करेंगे, ये वाला, वो हमारा एलिमेंट कहलाएगा। और उस एलिमेंट में मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट। इस एलिमेंट में जो करंट कंटेन करेगा उसको हम नाम देंगे करंट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर के छोटे से पार्ट में जो करंट कंटेन करेगा उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? टॉपिक से क्लियर हो गया बिल्कुल कि क्या हम लोगों को करना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि वो किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करें। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहला कि डायग्राम एक बनाते हैं। ये एक डायग्राम बना, मतलब ये करंट कंडक्टर हो गया, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में सपोज कर लिए कि आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, और इस कंडक्टर से किसी सर्टेन डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। यहां से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ये एक पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट तुम्हारा पी है, और यहाँ से इसका ये छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे ए बी। और ये यहाँ से, तो वो पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो उसका पोजीशन के रूप में अगर हमको कंसिडर करना है तो कहीं ना कहीं हमको ओरिजिन मानना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए ओरिजिन हो गया। और वो पॉइंट जो है, मान लिया जाए अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब है कि आर वेक्टर होगा। और ये मान लो कि इसके साथ में ये करंट एलिमेंट के साथ में सपोज कर लो कि ये थीटा एंगल बनाता है। ये सब सारा चीज हम लोग सपोज कर लिए। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम सपोज किए
कि let a conductor carrying current कितना करंट कैरी कर रहा है? I. Let a small element is AB of length ले लेते हैं कुछ, of length DL, let at point P magnetic field, अब ऊपर से लिखना शुरू कर रहे हैं, ये हटाना शुरू कर रहे हैं इधर से, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अब रेड कलर से लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड is to be obtained, तो ये सारा चीज को सबसे पहला साइंटिस्ट हुए थे बावर्ट्स, तो सबसे पहले बावर्ट्स साहब ने इसको ये किया, खोजा। तो ये पूरा जो है लॉ जो है ये बावर्ट्स-सावर्ट्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो बावर्ट्स-सावर्ट ने क्या कहा वो हम लोग को लिखना होगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि as per Biot-Savart's क्या भाई, चूंकि हम लोग स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट विल बी प्रोड्यूसिंग a small magnetic field and a small magnetic field is denoted by dB। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो dB होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, ये जो dB होता है ये स्मॉल एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। स्मॉल एलिमेंट हमारा क्या है? स्मॉल एलिमेंट हमारा AB है, ठीक है। और ये जो dB होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है साइन थीटा के, ये जो थीटा बना है उसका साइन कंपोनेंट, और ये जो dB है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है डिस्टेंस के स्क्वायर का। कौन सा डिस्टेंस? ये r वाला। अब इस चारों को तुम अगर कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट IDL साइन थीटा, थीटा नहीं लिखा पा रहा, फिर से लिख रहे हैं, इसको लिख देते हैं हम ग्रीन कलर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट IDL साइन थीटा बाई r²। सबको कंबाइन करोगे तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा IDL साइन थीटा r²। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक तो ऐसा कुछ समझने के लिए है ही नहीं, कोई स्टेटमेंट है कि भाई करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, पॉइंट पी पे हम लोग को निकालना है, और वो पॉइंट पी जो है वो करंट एलिमेंट के साथ में थीटा एंगल बनाता है। तो बावर्ट्स-सावर्ट्स ने कहा कि ये इस तरह से ये हो रहा है,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ तक सब कुछ नोट कर लिया? यस सर। यस सर। गुड गुड। यस सर। अब इसको हटाते हैं और यहीं से काम शुरू करते हैं। ये जो है, अब आगे का काम हम किस पेन से लिख रहे हैं? ब्लू पेन से लिख रहे हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट यहां से हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ गया? आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो के होता है ना, ये के का वैल्यू होता है। के हमारा जो है ये कांस्टेंट है, और के का जो वैल्यू होता है, याद रखना तुम लोग, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर होता है। क्या के क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई के बराबर होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। एसआई सिस्टम, एसआई में कैसे इसको बोला जाता है वो हम थोड़ी देर में भी समझाते हैं। तो 10 टू द पावर -7, समझ रहे हो? तो यदि कहीं पे तुमको अगर के का यूज करना पड़े तो सीधे तुम 10 टू द पावर -7 इस्तेमाल में लाना। या मान लिया जाए कि तुमको अगर म्यू नॉट निकालना रहे तो तुम 10 टू द पावर -7 इंटू 4 पाई करके वहां लिख सकते हो। अब यहाँ हम लोगों को समझना ये होगा कि ये जो है इसको हम लोग लिखें कैसे। तो थोड़ा समझो इस चीज को तुम लोग। इसको लिख लिए तुम लोग? यस सर। इसको हटाते हैं। पहले इधर का एक डिस्कशन है, उसको पहले पूरा कर ले, उसके बाद तक फिर हम लोग ये लिखेंगे। ये जो ये यूनिट जो बी होता है, डीबी का जो यूनिट है, बी लिखो या डीबी लिखो, वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, जब ये टेस्ला जब तुमको पता चल गया, तब अब हम लोग आते हैं उसका ये करने के लिए कि जब हम, जैसे हमारे पास में डीबी का यूनिट टेस्ला होता है, और तो इसका मतलब है कि इस डीबी के जगह पर तुम टेस्ला लिखोगे, फिर के लिखोगे। अब तुम्हारे पास में क्या आ रहा है? तुम्हारे पास में आ रहा है वहां पे आई के जगह पे एम्पियर लिखोगे, डीएल की जगह पे क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे, और नीचे में भी आर स्क्वायर है तो तुम मीटर स्क्वायर लिखोगे। और साइन थीटा का, कॉस थीटा का, इसका तो कुछ यूनिट होता नहीं है हम लोगों के लिए, तो ये मीटर से ये कैंसिल हो गया। तो इधर अब मीटर को ले जाओगे तो टेस्ला मीटर, कौन वाला? ये वाला, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एम्पियर इज इक्वल टू क्या आ गया? के आ गया। तो इसका यूनिट जो होगा, के का यूनिट एसआई सिस्टम में अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि थोड़ा देर में तुम लोगों को समझाते हैं कि कैसे ये होता है।
क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी अभी हम लोग का एक्सप्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग चल रहे हैं। ये बीच में आ गया था इसलिए समझाने लगे हम। देखो ये जो है डीबी है। अच्छा, मान लिया जाए डीबी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, हम अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इट विल मेक नो डिफरेंस, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक फायदा हमको मिल जाए कि 1 का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो हम नेक्स्ट स्टेप में के आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, इस 1 के जगह पर आर पे यूनिट वेक्टर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आर पर यूनिट वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। समझते चलना लोग, मिटा रहे ऊपर से। अब आगे जो भी लिखेंगे हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। तो के आई डी एल आर स्क्वायर, अब आर पे यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। आर पे यूनिट वेक्टर देने का मतलब है कि हमको यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन डालना पड़ेगा। याद करो तुम लोग क्लास 11th में ए यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या लिखते थे हम लोग? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए लिखते थे। जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को याद होगा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ क्या लिखेंगे? आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर लिखेंगे ना उस चीज को। तुम लोग ये भी याद करो कि पढ़ाते समय हम बताए थे कि अगर किसी चीज के अंदर में से अगर मॉड लिखा जाता है, अगर कोई लेटर भी लिख दिया जाता है, तो दोनों चीज आपस में क्या रहता है? एक ही माना जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस नियम को फॉलो करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं के आई डी एल आर स्क्वायर, आर पर वेक्टर साइन, नीचे में केवल आर। तो के आई डी एल आर, आर क्यूब हो गया। कितना हो गया? आर क्यूब हो गया, ऊपर में आर वेक्टर रह गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा डीबी है। अब इस डीबी को हम लोगों को क्या करना है? इस डीबी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब वेक्टर फॉर्म हम लोग इसका लिखेंगे। ये खत्म हो गया ऊपर से, अब इसका जरूरत नहीं है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. गुड। अब देखो, करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये भी स्केलर है, तो डीबी के आई को बाहर कर देंगे और इसको ब्रैकेट में डालेंगे। अच्छा, साइन थीटा छूट रहा है ना लिखना? तो साइन थीटा छूट रहा था शुरू से ना लिखने में। Yes, sir. तो सब जगह साइन थीटा लिखो। पीछे से फिर से बैक हो क्या हम? देखो बैक हो रहा हूं।
देख लो, ये डीबी था हमारा, लिखना छूट गया था वो, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बाद एक साइन थीटा तो चला आ रहा था, वो छूट गया था लिखना। आर क्यू डीबी डीबी यूनिट वेक्टर समझाने के चक्कर साइन थीटा लिखना हम भूल गए थे, तो साइन थीटा लिखेंगे हम लोग। तुम लोग अपना कॉपी में केवल साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा लिख डालो, बाकी तुम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करना उसमें। अब हम यहाँ से हटा करके आगे काम शुरू करेंगे। ये आर वेक्टर, ये हट गया सब। डीबी के आई, और ये देखो डीएल आर वेक्टर साइन थीटा एक ब्रैकेट में और आर क्यू। अब थोड़ा सा हम लोग ये चीज को देखते हैं कि यदि साइन थीटा हट जाता है, याद करो 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और उसके बाद फिर एन यूनिट वेक्टर, ये पढ़े थे हम लोग। इसका मतलब इधर हैं हम लोग, इस साइड में हैं, इस साइड से अगर इस साइड में जाना पड़े तो हम इस पूरे के एवज में ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। एन यूनिट वेक्टर क्या देता है, ये एन यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन को बताता है और तो कुछ बताता नहीं है यहाँ पे। ऐसा भी कोई भी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को ही देता है। तब हम लोग इस नियम को फॉलो करते हुए, इस नियम को फॉलो करते हुए ये हटा देते हैं हम। अब इस साइन थीटा को हटाएंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा को हटाएंगे, तो के आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर, होगा। होगा, और इस साइड में वेक्टर साइन आ जाएगा, डीबी वेक्टर। अब तुम लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये वेक्टर फॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ही होता है, कि सर ये वेक्टर है तो वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो होगा ना, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए मेरे तरफ देखेगा लो, मेरे वीडियो के तरफ में देखेगा लो। सब कोई, ये मेरा दाहिना हाथ नजर आ रहा है, सब किसी को मेरा वीडियो नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, छोटा नजर आ रहा है कि बड़ा नजर आ रहा है? बड़ा। बड़ा नजर आ रहा है, वेरी गुड। चलो तब तो अच्छा बात है, वही हम सुनना चाह रहे थे। तो करना क्या है, ये अपना दाहिना हाथ को ऐसे खोलना है, खोल लिया सब कोई। खोलने के बाद करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, करंट जिधर जा रहा है। अपना कॉपी को ऐसे खड़ा कर दो, जैसे हम वर्टिकली कॉपी को खड़ा करो सब कोई, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली खड़ा कर दो, मतलब एकदम जैसे ऐसे खड़ा होता है वैसा खड़ा करो। खड़ा करने के बाद ये जो अपना राइट हैंड थंब है वो करंट के डायरेक्शन में ले जाओ,
करंट के डायरेक्शन में रखो उसको, अब पॉइंट पी को होल्ड करने का कोशिश करो, लाइक दिस, जैसे हम हाथ कर रहे हैं पकड़ने के लिए, वैसे पूरा मुट्ठी नहीं बांधना है, पूरा मुट्ठी नहीं बांधना है, बस केवल ऐसे जेंटली पॉइंट पी को पकड़ने का कोशिश करना है। और उस समय में देखना है कि ये जो मेरा पाम है, ये पाम, ये जो मेरा उंगली है, ये किधर जा रहा है, अंदर की तरफ में घुस रहा है या बाहर की तरफ में आ रहा है। बस केवल ऐसे मुट्ठी मत बांध देना, बस ऐसे करके ऐसे होल्ड करना। जैसे कि बॉल कैच करते समय में अगर पूरा मुट्ठी ऐसे बांध दोगे तो बॉल कैच होगा? नहीं होगा। बॉल कैच करने के लिए तुमको इतना करना पड़ता है हाथ को, तो बस उतना ही हाथ को करना है। तो जब तुम उसको करोगे तो पॉइंट पी के पास में पाम जो है लगेगा जैसे पॉइंट पी को छेद करके अंदर चला जाएगा। ऐसा लग रहा है? बोलो Yes. लोग, Yes, sir. बोल, सब लोग बोलो लोग, हाँ कि ना। समझ में आया या समझ में नहीं आया? नहीं तो फिर समझाएंगे। करंट Sir, आ गया। डायरेक्शन में आई ऊपर जा रहा है, आई के तरफ में थंब को रखना है, थंब को रख करके हाथ को ऐसे होल्ड करना है पॉइंट पी के तरफ में। ये पॉइंट पी जो है ये अंदर चला जाएगा। अभी जितना समझ में आ रहा है उतना ही अभी करो, अभी और भी कुछ इस पे एक्सरसाइज कराएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये अब हम लोग यहाँ पे जब ये चीज हम लोग समझ गए हैं, तब हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में बाकी को हटाते हैं हम। और यहाँ देखो, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन निकाले हो तुम, उसके ठीक बगल में रेड पेन से हम मार्क कर रहे हैं। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे और लिख के ऐसे सर्किल लगाओगे। ये हम गलती नहीं कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है, ये क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहां भी क्रॉस हो जाएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू पेपर गोइंग इनवर्ड, इतना दूर समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात को समझने का कोशिश कर लो। ये तो तुम्हारा टॉपिक था, एनसीईआरटी में 4.5 पे लिखा हुआ है, उसको हमने समझा दिया। अब इसको हम लोग को और भी समझना है थोड़ा सा। हटा रहे हैं इसको। इसको हटा रहे हैं, ध्यान से सुनना लो। मान लिया जाए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इससे ये कंडक्टर है, करंट जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ में, करंट जा रहा है और पॉइंट तुमको इधर दे दे, इस साइड में। पकड़ के देखो जरा उसको, तो पकड़ करके देखो, कॉपी को सीधा करो, वर्टिकली सीधा करो, और सीधा करने के बाद ऐसे वर्टिकली सीधा करो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, उसको पकड़ो। अब देखो, अब उंगली किधर आ रहा है? तुम्हारे तरफ आ रहा है।
पहली बार उंगली तुमसे दूर जा रहा था, अब वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। Yes, sir. पकड़ने का तो यही तरीका है। हम लोग भूत तो है नहीं कि हाथ को घुमा करके ऐसे पकड़ लेंगे। उंगली का जिधर मूवमेंट होता है उसी तरफ हमको अपना मूवमेंट करना है उंगली का। उल्टा तो ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं, कड़कड़ा के एकदम ऐसे मोड़ को ऐसे पकड़ लिए, नहीं हो सकता है। तो ऐसे थंब के डायरेक्शन में, ऐसे कंडक्टर में करंट जिधर जा रहा है उधर रखेंगे और उसको ऐसे पकड़ने का कोशिश किए तो परपेंडिकुलर टू द पेपर गोइंग आउटसाइड, बाहर की तरफ में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ में आ रहा है। तब जब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहां हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं और डॉट लगा के ऐसे सर्किल बना देते हैं। ये हो गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इतना से समझ में आ जाता है लोगों को, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात खूब अच्छा से ध्यान में रखना लोग कि अगर क्रॉस रहेगा तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अगर डॉट रहेगा तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज मस्ट। Without having the direction, you cannot calculate magnetic field because magnetic field is a vector quantity. और वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए you must have the idea of the direction. मान लिया जाए कि तुमको कहीं पर चलो ये तो हो गया। अब इसमें छोटा छोटा कुछ एलिमेंट स्पेशल कुछ केसेस है, उसको कर लेते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड बताते हैं इसको हम। अब देखो यहाँ, ये हमारा ऐसे कंडक्टर था, यहाँ ए बी हम माने हुए थे, जो हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ये हमारा पॉइंट पी था, ये हमारा थीटा एंगल बना हुआ था। अगर थीटा 0 हो जाए, पॉइंट नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी कहीं यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा पी, तभी तो थीटा का वैल्यू 0 बनेगा। मतलब थीटा 0 होने का मतलब ये हो गया कि पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस, which implies point P lies on axis. एक्सिस पर वो लाई करेगा पॉइंट P। जब एक्सिस पर लाई करने लगेगा तब हमारे पास में जो फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू I dl साइन 0 डिग्री बाई आर स्क्वायर, है ना, KIDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो 0 डिग्री डाले तो 0 डालने के चलते पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर नहीं प्रोड्यूस होता है। इसीलिए तुम देखते होगे कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रीशियन लोग होता है, लोग जिन लोगों को पता रहता है कि गर्म तार ठंडा तार पहले से पता रहा, उन लोग जानकारी रहता है, तो आराम से गर्म तार को पकड़ लेता है, लोगों को करंट नहीं लगता है। इसलिए कि वो उस एक्सिस पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे,
जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो सबसे ज्यादा